गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे एकदम और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी बोर्ड एग्जाम की। और जैसा कि हम लोग अपना लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, तो अब उसी को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट बचे थे दो तीन, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कोई भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपको सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग जो होती है, इवेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स मतलब, और आपका सैंपल स्पेस क्या होता है, ये सब छोटी मोटी बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी थी। इसके बाद हम लोग आए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था एक आपका जो फेवरेबल इवेंट्स होगा उसके साथ ही साथ एक आपको कंडीशनल इवेंट भी दिया होगा, जिसके बेस पर हम लोग अपने फेवरेबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक और आपका टॉपिक था मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या, इसमें क्या बताया था, इसमें कुछ भी नहीं था। मल्टीप्लिकेटिव जो थ्योरम है वो आपकी डिपेंड होगी डिपेंडेंट इवेंट्स पे, मैंने बताया था। इसके बाद हम लोग आए थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है और इस कंडीशन पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है, ये आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर ही आज 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपना बायस थ्योरम पर। तो एक क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। An unbiased die is thrown twice. Let the event A be odd number on the first row and B the event odd numbers on the second row. Check the independent of the events A and B. बस हमको चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। कंडीशन क्या है, एन अनबायस्ड, एक अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब होता है कि वो एकदम फेयर डाई है, उसमें कोई भी चीटिंग वाला काम नहीं है। 1 to 6 अनबायस्ड का मतलब होता है जैसे हम लोग लूडो में यूज करते हैं, सेम वैसा ही डाइस। ठीक है, अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक अनबायस्ड डाई को हमने कितनी बार थ्रो किया है, 2 बार। लेट द इवेंट ए इवेंट क्या है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ये आपका हो जाएगा ऑड नंबर। ये क्वेश्चन मैंने शायद पिछली वीडियो में करा दिया था आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट टिक लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। एक डाई में क्या करना है, एक डाई है आपका, उसमें रेड है और रेड के साथ ही साथ आपका है ग्रीन। तो बच्चों जो रेड दिया हुआ है ना, रेड में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस। 3 फेस रेड के हैं, 3 फेस ग्रीन के हैं। 3 फेस जो रेड के हैं उसमें कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 एंड 3। और 3 फेस आपके ग्रीन के हैं, इसमें लिखा है 5 4 5 6। क्लियर, ये 3 टोटल 6 फेस हो गए। ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए इवेंट क्या है कि नंबर कैसा है आपका, नंबर आपका इवन होना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर आपके कितने हैं, 2 4 6, 2 4 6। बी, बी क्या है, बी विद द इवेंट द नंबर इज रेड। बी जो है क्या होना चाहिए, नंबर इज रेड, मतलब रेड वाले नंबर्स आएंगे 1 2 3। क्लियर, अब हमको बताना है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट और नॉट। तो यहां पर ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं, क्लियर है, बी भी क्लियर है। फिर क्या देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, कितना कॉमन आ रहा है, ओनली 2, तो ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2। अब हम लोग टोटल बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, टोटल तो 6 है ना हमारे, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3/6, इट मीन्स 1/2। एंड पी बी इक्वल्स टू
3/6 is 1/2 and PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू कितना, ओनली वन एलिमेंट है 1/6। क्लियर। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। क्या कंडीशन होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन होती है PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA डॉट PB। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है 1/6, PA कितना है 1/2, PB कितना है 1/2, 1/6। आगे हम लोग देखेंगे 1/6 इक्वल्स टू 1/4, नॉट इक्वल्स टू इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट, A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंडीशन याद रखनी है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपका है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट PA इक्वल्स टू 1/2। इसमें ऑलरेडी गिवन है, इसमें हमको कुछ रीड नहीं करना है। PA गिवन है 1/2 एंड PB गिवन है 7/12। क्लियर। बट यहां पर A इंटरसेक्शन B डायरेक्ट नहीं दिया। अगर A इंटरसेक्शन B डायरेक्ट दिया भी होता तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई कर देते। बट यहां पर दिया है A नॉट A और नॉट B। नॉट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A और नॉट B। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमको दो कंडीशन चाहिए, PA PB एंड P इंटरसेक्शन B। PA गिवन है, PB गिवन है, A इंटरसेक्शन B गिवन नहीं है, तो हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। और किसकी हेल्प से? ये जो गिवन है इसकी हेल्प से। सबसे पहले नॉट A का मतलब आप जानते हैं, A डैश और मींस यूनियन B डैश। क्लियर। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे? यहां से आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B का होल डैश। ये क्या होता है? डिमॉर्गन्स लॉ होता है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि A डैश यूनियन B डैश, दोनों का इंडिविजुअल डैश अगर है तो हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? दोनों का होल डैश हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, साइन हो जाते हैं चेंज। तो यहां पर हो जाएगा यूनियन का इंटरसेक्शन। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B। क्लियर। ये हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे A इंटरसेक्शन B 1 माइनस A इंटरसेक्शन B, ये हमको गिवन है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? अगर हम बात करें इसकी वैल्यू हमको गिवन है 1/4। कितनी बच्चों? 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, और इसके ये इक्वल्स टू 1/4, ये भी इक्वल्स टू में कितना चलेगा? इसको बॉक्स में क्यों बंद कर दिया भाई? वैल्यू कितनी है इसकी? 1/4। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, निकालना क्या है हमको? पहले लिखते हैं इसके इक्वल्स टू 1/4। तो हम लोग को निकालना है PA इंटरसेक्शन B। A डैश इंटरसेक्शन B का मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट। अगर A इंटरसेक्शन B निकालना है तो 1 से 1/4 को करना है माइनस, बचेगा 3/4। ये आपका है इंटरसेक्शन B। हम लोग चेक करते हैं PA इंटू PB। PA हमारे पास है 1/2, PB है 7/12। आंसर आएगा 7/24। बट BUT बट PA इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल्स टू PA इंटू PB। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। PA इंटरसेक्शन B और A B की जो प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल्स टू इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B आपका आया है 3/4 और PA डॉट PB आया है 7/24। कहीं से भी ये इक्वल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर। ठीक है, ये हो गया A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर बच्चों। तो ये हो गए इंडिपेंडेंट के कुछ क्वेश्चंस, और इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको प्रूफ कर, मतलब ये शो करना होगा कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। ये 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एक मिनिमम, 1 2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंडिपेंडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब एक है टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपका चलिए बस प्रोबेबिलिटी में कुछ बचा भी नहीं है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है छोटा सा, और इसके बाद है बायस थ्योरम, बस खत्म।
जितनी स्पीड से बच्चों मैं चल रहा हूं ना उतनी स्पीड से आप अपना रिवीजन करते चलें तो बहुत तो एकदम मजा आ जाएगा फिर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है? अगर हम बात करें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें ना वो डिपेंडेंट इवेंट्स पर हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपका है क्या, जैसे कि एक से ज्यादा इवेंट्स दिए होंगे, क्लियर है, इवेंट्स आपको एक से ज्यादा इवेंट्स दिए होंगे। टोटल का मतलब ये है कि बहुत सारों को, बहुत सारे इवेंट्स को ऐड करके, ठीक है, एक साथ निकालना उनकी प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट्स बहुत सारे दिए होंगे, बट इन सारे इवेंट्स के साथ आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी, क्लियर है। बहुत सारे इवेंट्स दिए होंगे, इन सारे इवेंट्स के साथ आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी। सपोज दैट हम लेट कर लेते हैं, हमको 3 इवेंट्स दिए हैं, E1 E2 E3, ठीक है, 3 इवेंट्स गिवन है। अब इन 3 इवेंट्स तो 3 गिवन है, बट इसके साथ एक कंडीशन अप्लाई होगी, ए जो होता है वो हमारी कंडीशनल इवेंट होता है, कंडीशनल इवेंट, ठीक है। तो E1 E2 E3 ये 3 टाइप के इवेंट हो गए, मैंने 3 लिए हैं, वरना बहुत सारे इवेंट होते हैं, n टाइम्स तक इवेंट चलेंगे। तो ये 3 इवेंट्स सेलेक्ट कर लिए, और ए क्या है, एक कंडीशनल इवेंट है। अब इन सभी का E1 E2 E3 सभी को अप्लाई करके लास्ट में हमसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, ये जो कंडीशनल इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। किसके बेस पर? E1 E2 E3 के बेस पर हमको बताना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इस टाइप से चलेगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन दैट ए। ये आपका इस टाइप का होगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये यहां पर हो जाएगा A/E1 कंडीशनल। देखिए बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है ए, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है ना, किसके कंडीशन पे, E1 E2 E3 है। तो हम लोग ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गिवन दैट, मतलब E1 और E2 और E3 पे। तो ए जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी ऊपर रहेगी, और E1 E2 E3 हमारे बेस में रहेंगे। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। और ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पर जितने भी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स हमको दिए होंगे वो आगे डॉट डॉट में चलता रहेगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन, जैसे कि चलिए एक हम एग्जांपल भी करा देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया बहुत अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65, probability of 0.65 that there will be strike, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. क्लियर, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन जॉब है वो कंप्लीट हो रही है दो कंडीशंस पर। कब? जब आपकी जो है देयर इज नो स्ट्राइक एंड देयर इज स्ट्राइक, दोनों कंडीशन पे। तो हम लोग लेट कैसे करेंगे, कंडीशन क्या, सबसे पहले इवेंट्स, तो डिफरेंट इवेंट्स दे रखे हैं। अ पर्सन हैज अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.65, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike। तो सबसे पहले हम लोग जो कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर, कंडीशन जो आपकी यूज हुई है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्राइक है या स्ट्राइक नहीं है,
ये बात की कंडीशन, ये बात की बात है। तो सबसे पहले जो ए कंडीशन यहां पर क्या है, ए अगर हम लोग बात करेंगे, ए हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है ना, विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये ए जो कंडीशन है, ए आपकी जो है कंस्ट्रक्शन जॉब जो हमारी चल रही है वो टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए, ये कंडीशन ए है। इसके बाद अब E1 E2 E3 ये क्या है, तो दो चीजें, ये तो ए हो गई, ठीक है। तो यहां पर हम अब यहां पर हम बात करेंगे, हमको पी ए निकालना है, हमको निकालना है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो रही है टाइम पर, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है सारी कंडीशंस को इंक्लूड करके। कंडीशन क्या है, जैसे कि बी हमारा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम ले लेते हैं ए लिया, इसको बी ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा हो जाएगा कि कोई भी स्ट्राइक नहीं हो रही है, नो स्ट्राइक, ठीक है, कोई भी स्ट्राइक नहीं हो रही है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसकी स्ट्राइक नहीं हो रही 0.65, 0.65 प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि स्ट्राइक नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन जॉब हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ये नो स्ट्राइक नहीं होने की, स्ट्राइक होने की क्या हो जाएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 0.65 कितनी हो जाएगी, 0.35, ठीक है, ये हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि किस कंडीशन में, इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी 0.65 दैट विल बी स्ट्राइक 0.80, ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.80 किसकी है, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं हो रही है और जॉब कंप्लीट हो रही है तो 0.80, तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट कहां पर नहीं, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो रहा है जब स्ट्राइक नहीं है, इसका मतलब बी, इसका मतलब हमको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल, ए दिया है गिवन दैट बी, कि कंस्ट्रक्शन जॉब आपकी कंप्लीट हो रही है व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी दी है 0.80। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें दिया है 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, और स्ट्राइक होने पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी दी है 0.32 दी है, मतलब ए गिवन दैट बी डैश, ये कितनी दी है 0.32, ये प्रोबेबिलिटी दी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो रही है जब उसके साथ ही साथ स्ट्राइक भी है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो रही है जब स्ट्राइक नहीं है, ये स्ट्राइक है तब की। सारी कंडीशंस क्लियर है। अब बच्चों देखना हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी एक ही बतानी है, सारी कंडीशंस इंक्लूड होंगी इसमें। पहला है पीबी, ठीक है, तो पीबी के साथ क्या चलेगा, पीबी के साथ चलेगा पी ए गिवन दैट बी। सेकेंड कंडीशन क्या है, पीबी डैश, इसके साथ चलेगा इनटू में पी ए गिवन दैट बी डैश, बस हो गया, आंसर आ जाएगा हमारा। पीबी कितना है, पीबी हमारा है 0.65, ए गिवन दैट बी हमारे पास है 0.80 प्लस पीबी डैश हमारे पास है 0.35 और इनटू पी ए गिवन दैट बी डैश है 0.32। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 8, एक तो 0, ये 80 वाला हो जाएगा, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 4 52, पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद पॉइंट है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.52 प्लस, इसकी हम लोग बात करें मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 5 जा 160, 0 कैरी 16, 32 3 जा 96, 96 और 16 96, 106 206 212, 96 और 16 112, ये आया, पॉइंट है 4 के बाद यहाँ लग जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 2 2 1 3 5 और 1 6, 0.632, ये आंसर आया आपका, ये आपका आंसर आया है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक और नो स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक हो या ना हो दोनों कंडीशन इंक्लूड करके हमने कंस्ट्रक्शन जॉब हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, ये आंसर है। तो ये किस टॉपिक पर बेस्ड था, ये कॉन्सेप्ट था आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का आप मान के चलिए क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका आएगा बायस थ्योरम का। तो हम लोग बायस थ्योरम देखते हैं क्या है। बायस थ्योरम कुछ नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही एक पार्ट है,
इसी टाइप से। बस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या है, हम लोग टोटल कंप्लीट थ्योरम निकालते हैं, जो कंडीशन गिवन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, एक कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सारी अदर कंडीशंस को इंक्लूड करके। लेकिन बायस थ्योरम में क्या होगा, बायस थ्योरम हम लोग एक इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं गिवन दैट कंडीशन पे। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को मैं लिख देता हूं, वो याद रखना है, और उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बायस थ्योरम ये हो गई एकदम बढ़िया सी डिजाइन में बायस थ्योरम। हाँ, तो बायस थ्योरम में होता क्या, बायस थ्योरम बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि वही कंडीशन है, हमको एक दो तीन, एक तो होगा नहीं, दो तीन चार, कितने भी ज्यादा इवेंट्स गिवन हो, जैसे कि हमको इवेंट्स गिवन है 3, सपोज दैट E1 E2 E3, थ्री इंडिविजुअल इवेंट्स गिवन है। अब इन इवेंट्स के साथ ही एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने, कंडीशन जो दी हुई है वो कंडीशन आपकी हो जाएगी ए। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कंडीशन, वो कंडीशन किस इवेंट्स में अप्लाई हो रही है, किस इवेंट्स में अप्लाई करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सपोज दैट अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, ए नहीं E1 गिवन दैट ए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग E1 गिवन दैट ए फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 होल डिवाइड आपका चलेगा E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E3। ये टोटल बायस थ्योरम का फॉर्मूला है। और बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बायस थ्योरम आपका 5 नंबर में क्वेश्चन 101% मिलेगा, पहले भी मैं बोल चुका हूं। तो इसको क्वेश्चंस को, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के होते हैं, उनको बहुत ही डीपली पढ़ के ध्यान से आपको सॉल्व करना होता है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है सारे टॉपिक से अलग हट गए, क्यों है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें आपको समझने में केवल 1 मिनट लगता है, समझने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, और सॉल्व करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। होता है ऐसा ना, समझने में केवल 1 मिनट और सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट। बट प्रोबेबिलिटी में जस्ट उसका अपोजिट है, आपको समझने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या है, समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करने में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, बस केवल जो है आपके माइंड में घुसना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो में हम आपको जो है बेस थ्योरम से रिलेटेड हैं वो हम कराएंगे, और उसको बहुत अच्छे से करिएगा। और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने बोल रखा है आपसे पहले भी कि जो जब हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको क्वेश्चंस की, उसमें उस टाइम केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, केवल क्वेश्चंस लगेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फालतू की बात नहीं। जैसा कि कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताना भी जरूरी था बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो वो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा सारे चैप्टर्स का, उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन सिलेक्ट मेरा वही डेली काम चल रहा है बच्चों को, एक से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, और जब सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर हम उसको धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि कोई भी अगर हम लोग बात करें, कोई भी काम करते हैं ना, तो सारा काम एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये हो गई आपकी बायस थ्योरम। अब बायस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से, जिससे आपको जो थ्योरम है वो पूरी माइंड में घुस जाए। ठीक है, चलिए
चलिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इजी था है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ अभी नहीं कराएंगे, नहीं तो फिर आपको थ्योरम भी समझ में नहीं आएगी। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड वाइल अनदर बैग, 2 बैग हैं हमारे पास, 1 2, फर्स्ट बैग में जो है आपकी 2 टाइप की बॉल्स हैं, 3 रेड एंड 4 ब्लैक, 3 रेड बॉल्स हैं 4 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकेंड बैग की अगर हम बात करें, सेकेंड बैग में हमारे पास है 5 रेड एंड 6 ब्लैक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। अब देखिए बच्चों, इसमें दिया क्या है, सबसे पहले 2 बैग दे रखे हैं, दोनों बैग की अलग अलग कंडीशंस, बॉल्स दे रखी हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, दोनों बैग में से हमको, दोनों में से किसी एक बैग से हमको एक बॉल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम लोग किसका सिलेक्शन करेंगे, सबसे पहले हम लोग बैग का सिलेक्शन करेंगे कि कौन से बैग से हमको बॉल ड्रॉ करनी है, ठीक है। बैग का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम उस बैग से बॉल सेलेक्ट करेंगे, बॉल भी हमको एक सिलेक्ट करनी है। और कंडीशन इन्होंने ये लगाई है, कंडीशन क्या है भाई, हाँ कंडीशन ये है, इट इज फाउंड टू बी रेड, कंडीशन ये है कि जो हमने बॉल सेलेक्ट की है वो कैसी है, रेड है, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो बॉल सेलेक्ट की है रेड है। अब लास्ट में इन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड, प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि जो हमने रेड बॉल निकाली है वो किस बैग से निकाली हो, सेकेंड बैग से, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, बैग हमारे पास 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें, ये भी 1/2, क्यों, क्योंकि 2 में से एक बैग सेलेक्ट करेंगे, 1/2, ठीक है, 1/2 और E1 E2 E3 जितनी प्रोबेबिलिटी होती है इन सबका सम हमेशा 1 होना चाहिए, 101%, ठीक है। बट अब जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी उसका जरूरी नहीं 1 हो, क्योंकि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग निकालेंगे A गिवन दैट E1। अच्छा ये A है क्या, A हम लोग यहाँ साइड में लिख लें, A जो कंडीशन लगी है वो रेड बॉल की, जो सबने ड्रॉ की है वो रेड बॉल होनी चाहिए, तो A गिवन दैट E1 का मतलब जो रेड बॉल चूज की है किस बैग से, फर्स्ट बैग से, फर्स्ट बैग से रेड बॉल चूज करने का कैसे करेंगे, रेड बॉल 3 है 3/7, ए गिवन दैट E2 निकालना है हमको, कितना आ जाएगा, रेड बॉल की बात हो रही 5/11, क्लियर। अब इन्होंने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी जो हमने रेड बॉल चूज की है ना वो सेकेंड बैग से है, किस बैग से, सेकेंड मतलब E2 बैग से हमने रेड बॉल चूज की है, ठीक है। ये है E1 और ये आपका E2, तो E2 बैग से हमने रेड बॉल चूज की है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब यहाँ पे बायस थ्योरम यूज हो रहा है, सेकेंड पे पूछा है, सेकेंड वाले पे, तो सेकेंड वाला आपका ऊपर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E2, और होल डिवाइड में आपका क्या चलने वाला है, होल डिवाइड में चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given that E1 plus probability of E2 into probability of A given that E2। चलिए कुछ 2-3 लाइनें आपको ब्लू मार्कर से लिखते हैं बढ़िया सा। तो यहां पर फॉर्मूला आप समझ गए होंगे बायस थ्योरम का, जिस E2 के लिए पूछा है तो यहाँ E2 ऊपर रहेगा, E1 के लिए E1 ऊपर रहेगा, डिवाइड में आपका टोटल प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी। तो E2 कितना है 1/2, A गिवन दैट E2 कितना है 5/11, वेरी गुड। इधर बात करते हैं E1 कितना है 1/2, ये है 3/7 प्लस 1/2 5/11, ये हो गया 2 2 2 कॉमन लेके कैंसिल। अब हम लोग बात करेंगे 5/11, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका ये 3/7 5/11 का एलसीएम लेंगे अगर तो हो जाएगा 77, क्लियर, 11 3 जा 33 प्लस 7 5 जा 35, क्लियर, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, ये 7 आ जाएगा आपका सबसे ऊपर, 7 5 जा 35, इनका एडिशन 68, ये आपका आया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये है बायस थ्योरम, ये आपको बायस थ्योरम है, और बायस थ्योरम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में ही एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो मैं सारे के सारे सॉल्व कराऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज आपका जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है
वो बच्चों कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा बायस थ्योरम का भी। बस इतना ही प्रोबेबिलिटी का पार्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके आगे का कोई जितना भी पार्ट है वो रिड्यूस हो चुका है। बर्नौली ट्रायल्स वगैरह है वो आपका रिड्यूस हो चुका है। हाँ, एक चीज और पूछता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी कंफ्यूजन है, आएगा नहीं आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट छोटा सा बचा हुआ है, या ऐसा करेंगे जो हम लोग रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का उसमें बता देंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा है। बाकी आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब इसके बाद आपकी कम से कम 1 या 2 वीडियो जो है वो एलपी पर आएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आपका लॉन्ग में मिलेगा इसका भी, तो उसको भी कराना बहुत जरूरी है। तो ये जो है आपका सेकेंड बुक लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बस हम लोग आएंगे अपना फर्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि टाइम नहीं है और फर्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा जो है ब्रॉड नहीं है। हाँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ उसकी कंडीशन थोड़ी बहुत बताते चलेंगे। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपका एलपी के साथ, और फिर जल्दी से जल्दी आपके सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड जय हिंद।